Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 27. Today we'll continue our chapter number 5, that is network communication and protocols. The topics which we have to cover today are: first we'll see what is data communication standard, and then we'll see an OSI model, a data communication standard. Okay? So what is basically data communication standard? It refers to hardware and software specifications that make communication between different computer systems possible. इसके अंदर हमारे पास क्या है? डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है. कुछ रूल्स फॉलो होते हैं वाइल कम्युनिकेशन. ठीक है, यानी जब हम दो नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करेंगे, डाटा को सेंड या रिसीव करेंगे, दो कंप्यूटर्स अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कुछ रूल्स फॉलो होंगे, कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करके ये काम करते हैं. ठीक है, और इन्हीं रूल्स को हम डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का नाम देते हैं. ओके अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं ए एंड बी, ठीक है, इन दो के दरमियान हमने क्या करनी है? कम्युनिकेशन करवानी है. तो कुछ ऐसे रूल्स फॉलो होंगे, कुछ स्पेसिफिकेशंस फॉलो होंगी जिनको हम डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का नाम देते हैं. अब किसी भी कम्युनिकेशन में ये रूल्स होना ना बहुत ज़रूरी है. अब डेली लाइफ में जब हम आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो कुछ रूल्स फॉलो होते हैं. हम कहते हैं कि एक टाइम पे एक बंदा बात करे. अगर दो बंदे एट अ टाइम बात करना शुरू कर देंगे तो किसी को किसी की बात समझ नहीं आएगी. ओके तो एक रूल हम फॉलो करते हैं जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट करते हैं. लाइकवाइज कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी जब कभी एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है. उनको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड. ओके अब हमारे पास अगर एक लैपटॉप है, ठीक है, एक लैपटॉप हो गया, एक हमारे पास सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, इसके साथ हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये सारे आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं. ठीक है, ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये इधर से वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट हुए हुए हैं. ओके तो इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो सारी कम्युनिकेशन कुछ रूल्स को फॉलो करके होती है, और हमारे पास इन रूल्स का एक स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं. और एक हम नेटवर्क को N1 कह लेते हैं, ठीक है, और एक नेटवर्क को हम N2 कह लेते हैं. ओके अब दोनों ने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो कौन से रूल स्पेसिफिकेशन को फॉलो करके कम्युनिकेट किया जाए? तो ये हमारे पास क्या है? एक लॉजिकल मॉडल OSI है जो कि हमें कुछ रूल्स को डिफाइन करेगा कि हम इन दो नेटवर्क्स की आपस में कम्युनिकेशन करवा सकें. ठीक है, इस कम्युनिकेशन मॉडल में 7 हमारे पास स्टेप्स होते हैं. इसको 7 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया है, और स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं. इसके अंदर कि 7 लेयर्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया गया है. इस डायग्राम में अब आप देख सकते हैं कि एक साइड पे हमारे पास डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरी साइड पे डाटा रिसीव हो रहा है. तो ये हमारे पास बेसिकली सेंडर है और इस साइड पे हमारे पास बेसिकली रिसीवर है. ठीक है, तो एक साइड पे हमारे पास सेंडर है और दूसरी साइड पे हमारे पास रिसीवर है. सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा जा रहा है, तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए. ओके तो हर लेयर जो है ना हमारे पास, ये कुछ फंक्शंस बताती है जिनको यूज़ करके कम्युनिकेशन हो रही है. ठीक, हर लेयर एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है. डाटा फ्लो हो रहा है जो वो किसी लेयर को जंप नहीं कर सकता. ठीक है, ये नहीं है कि अभी एक डाटा एप्लीकेशन लेयर पे है तो वो इस लेयर से जंप करके इस लेयर पे आ जाएगा. अगर डाटा ने मूव होना है, ठीक है, सेंडर से रिसीवर की तरफ जाना है, तो उसको हर लेयर से होकर गुजरना होगा. ठीक है, पहले इस लेयर से, फिर इस लेयर से, फिर इस लेयर से, हर लेयर से होता हुआ जाएगा. एंड देन जब रिसीवर के पास जाएगा तो अगेन ऊपर जा रहा है, तो हर लेयर से होता हुआ जाता है. ओके हर लेयर क्या करती है? एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, और विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हमने कोई वेबसाइट विजिट करनी है, हमने किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेब ब्राउज़र के थ्रू हम लोग इस वेबसाइट को ओपन करते हैं. ठीक है,
तो हमारे पास ये कम्युनिकेशन हो रही है, एक तरह डाटा की कम्युनिकेशन हो रही है। हमने किसी को ईमेल सेंड करनी है तो हम लोग क्या करें, डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ईमेल की सर्विस हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, किसी वेब ब्राउज़र पे जाके सर्विस हासिल कर सकते हैं। ओके, तो ओएस जो मॉडल है हमारे पास, ओएसआई मॉडल, ये हमारे पास किसी एप्लीकेशन का सहारा लेता है, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेता है, इसके अलावा हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, मतलब कि नेटवर्क कार्ड्स की भी ज़रूरत होती है इसकी कम्युनिकेशन कराने की, डाटा कम्युनिकेशन कराने के लिए। हमें राउटर्स चाहिए होते हैं, हमें स्विचेस चाहिए होते हैं, हमें ईथरनेट चाहिए होता है, ठीक है, हमें कोई केबल्स चाहिए होती हैं, फाइबर ऑप्टिक कह लें, हमें वायरलेस टेक्नोलॉजी भी हो सकता है चाहिए हो। तो ओएसआई बेसिकली हमें स्टेप्स बताता है जिनकी मदद से कम्युनिकेशन करते हैं हम। ओके, और अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जिस तरह के ओएसआई है, इसका मकसद क्या है। एनी कंप्यूटर डिवाइस, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि बेसिकली हमें कम्युनिकेशन करानी है तो हम ओएसआई की अंदर कुछ रूल स्पेसिफाई हुए हुए हैं, उनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन कराएंगे। तो ये क्या है, ओएसआई एक, अगर किसी ने कोई डेवलपर है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई फ़ोन बनाना है, ठीक है। अब उसको जो फ़ोन बनाना है वो इस तरह का हो कि वो बाकी अगर डिफरेंट फ़ोन्स, कंपनीज़ के फ़ोन्स हैं तो उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। अब कोई लैपटॉप है तो उसके साथ भी वो फ़ोन इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह के उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसका हार्डवेयर इस तरह का बनाया जाता है, फिर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा होता है वो इस तरह का बनाया जाता है कि वो किसी भी और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके, इंटर ऑपरेटेबल हो। वो नेटवर्क में अगर उसने किसी और लैपटॉप के साथ अगर उसने ऑपरेट करना है, उसके साथ इंटरेक्ट करना है, तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस होंगी जिसको वो फ़ोन फॉलो करेगा, और वो गाइडलाइंस फॉलो करते हुए वो कहीं भी डाटा की कम्युनिकेशन कर सकता है, किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो इन गाइडलाइंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि ओएसआई की ये फेजेस हैं। हर गाइडलाइन, अगर एक गाइडलाइन हमें कुछ कह रही है, एक गाइडलाइन हमें कुछ कह रही है, सारी गाइडलाइंस हमारे पास क्या है, बेसिकली ओएसआई की फेजेस हैं, ओएसआई मॉडल की वो रूल्स हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि डाटा को कैसे कम्युनिकेट किया जाए। तो अगर कोई भी वेंडर है, कोई भी डेवलपर है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बनाएगा कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ इंटरऑपरेटेबल हो, कोई काम कर सके, ठीक है। और वो किस तरह हो इंटरऑपरेटेबल होगा कि वो बनाते हुए प्रोडक्ट इन सारे जो ओएसआई मॉडल के स्टेप्स हैं इनको देखेगा, इन पर काम करेगा, ताकि अगर डाटा की कम्युनिकेशन करानी हो या किसी भी चीज़ की कम्युनिकेशन करानी हो तो वो इजीली हो सके। एक तो ये हमें फ़ायदा पहुंचता है ओएसआई मॉडल से। दूसरा फ़ायदा हमें क्या पहुंचता है कि अगर हमारे पास कहीं पे भी डाटा की कम्युनिकेशन करा रहे हैं, कोई एरर आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास ये था कि अगर एरर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, इस पर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, हमें इस पूरे के पूरे ब्लॉक को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ओएसआई मॉडल को फॉलो करें डाटा कम्युनिकेशन के लिए, तो ये ब्लॉक्स देखिए आगे 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, 7 लेयर्स में डिवाइड हो गए। हर लेयर का अपना ख़ास मकसद है, ठीक है। जौन सा भी मकसद हमें एक जगह पे अचीव नहीं हो रहा होगा, कोई मसला हो रहा होगा, हम स्पेसिफिकली उसी लेयर को चेक करेंगे कि क्या मसला आ रहा है, ठीक। तो एक और फ़ायदा हमें ओएसआई से ये हो जाता है कि हमें डीबग करना या एरर्स को फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम इन लेयर्स को समझते हैं कि हमें ये क्या एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब आप एज्यूम करें कि आपने कोई ईमेल या कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। यहाँ सेंडर है और यहाँ पे हमारे पास रिसीवर है, ठीक है। डाटा ने हमारे सेंडर से रिसीवर की तरफ जाना है, तो वो डाटा क्या होगा, इन 7, देखिए ये लेयर 7 6 5 4 3 2 1, इन 7 लेयर से होकर गुजर कर रिसीवर की तरफ जाएगा। जो हमारे पास फिजिकल लेयर है इसको लेयर 1 कहते हैं, ठीक है। ये टॉप बॉटम टू टॉप इसको रीड करे, जो बॉटम मोस्ट लेयर है ये लेयर 1 है, उसके ऊपर वाली लेयर 2 है, देन लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7।
अब हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो सबसे पहले हम लोगों ने अगर कोई ईमेल करनी है, ठीक, तो हम लोग ईमेल करने के लिए क्या करते हैं, कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई इंटरफेस ओपन करते हैं, ठीक है, फिर आगे जीमेल को ओपन किया हमने, ओके, ये हमने जीमेल को ओपन किया तो हमने बेसिकली इंटरेक्ट जो कर रहे होते हैं जिस इंटरफेस के साथ, वो हमें एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। ये हमें एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सके, ओके। देखिए, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू एंड यूज़र। ऐसे अगर आपने कोई ईमेल करनी है तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी, ऐसे जीमेल की सर्विस प्रोवाइड करेगी, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगी जिसके साथ आप इंटरेक्ट हो सके, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के साथ। इट इंटरेक्ट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हेनेवर द यूजर वांट्स टू सेंड फाइल, रीड मैसेजेस और परफॉर्म अदर नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। कोई भी किसी को चीज़ भेजनी है, कोई फाइल भेजनी है आपने, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन खोलेंगे। अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी को भी फाइल भेजनी है, आप व्हाट्सएप की एप्लीकेशन पहले खोलेंगे। तो जो हमारे पास लेयर 7 है, ये है एप्लीकेशन लेयर। इसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ जिसके थ्रू आपने कोई भी डाटा को कम्युनिकेट करना है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो लेयर 6 से आती है इसके बाद, वो आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या करती है, ट्रांसलेटर के तौर पे काम करती है। अब ये जो सारी लेयर्स है ना, ये ट्रांसमीटर की साइड पे भी है, सेंडर साइड पे भी है, रिसीवर साइड पे भी है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, ये बेसिकली ट्रांसलेटर का काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में कोई नंबर एंटर किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को 7 सेंड करना है, ठीक है, ये डाटा है हमारे पास सेंड करना है, तो हमारे पास कंप्यूटर किसकी फॉर्म में ऑपरेट करता है, बिट्स की फॉर्म में। तो ये 7 को बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, ओके। तो ये 7 को बेसिकली बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ये एक सिंपल एग्जांपल है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है ट्रांसलेशन का, कि जो भी डाटा यूज़र इसको देता है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, ताकि जो नीचे वाली सारी लेयर्स हैं ये इस डाटा को जो पास होना है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ये ट्रांसमीटर की साइड पे ये काम करती है कि नीचे वाली लेयर्स अंडरस्टैंड कर सकें, और जब ये रिसीवर को डाटा रिसीव हो रहा होता है, यहाँ से ऊपर जाना होता है, ठीक है, तो ये क्या करती है, वापस अगर हमने कोई बाइनरी कोड में चीज़ कन्वर्ट की है उसको वापस यूज़र के फॉर्म में ले आती है, उसको 7 में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर 5 है हमारे पास, ये है सेशन लेयर। अब हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है डाटा से, सॉरी, सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है डाटा, ए पॉइंट से डाटा जा रहा है बेसिकली बी पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो डाटा को ट्रांसफ़र होने के लिए कोई सेशन क्रिएट करना होता है, ठीक है। जिस तरह आप ऐसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, आपने कोई मेल भेजी तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या होता है, एक सेशन क्रिएट हो जाता है, एक कम्युनिकेशन लिंक बन जाता है। फिर ये लिंक बाद में इसको ब्रेक, जब हमारे पास कम्युनिकेशन हो गई, इसको लिंक को एंड भी किया जा सकता है। लिंक को क्या कहेंगे हम, सेशन। तो सेशन लेयर बेसिकली ये लिंक क्रिएट करता है, ये सेशन क्रिएट करता है, और बाद में सेशन को ब्रेक भी किया जा सकता है, एंड भी किया जा सकता है, और इस सेशन को मेंटेन भी किया जा सकता है। तो सेशन लेयर यही फंक्शन प्रोवाइड करती है और इस लिंक को मेंटेन करती है। किस तरह मेंटेन करती है, कि सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा जा रहा है, या रिसीवर इस सेंडर की किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो वो सिक्योरिटी लगा सकती है कि इतनी सी चीज़ को यूज़ कर सके। फिर इसके ऊपर और भी कोई फंक्शंस लगा सकती है कि यूज़र लॉग इन करे, फिर कुछ हो, ओके। तो सेशन के ऊपर डिफरेंट हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ लग सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, पहले एप्लीकेशन को ओपन किया, देन एप्लीकेशन हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। जब फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या हुआ, एक लिंक क्रिएट हुआ। अब डाटा ने उस लिंक के ऊपर क्या होना है, ट्रांसमिट होना है। तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन का काम हो रहा है वो हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टैब्लिशेस कनेक्शंस बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, ओके। अब ये कनेक्शन, सॉरी, ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ के जाती हूँ, एस्टैब्लिशेस एंड हैंडल्स क्वालिटी
कंट्रोल बाय मेकिंग श्योर डाटा रिसीव्ड इज इन द राइट ऑर्डर। एक ये काम ये करती है, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है कि अगर दो हमारे पास सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है, ठीक है, ए एंड बी। ए ने बी से की तरफ कोई डाटा भेजना है, तो अब डाटा किस तरह का भेजा जाए, ठीक है, किस तरह का इसके दरमियान लिंक बनाया जाए, ये काम हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। क्या कनेक्शन ओरिएंटेड लिंक बनाया जाए या कनेक्शन लेस बनाया जाए। कनेक्शन ओरिएंटेड लिंक क्या होता है कि आप ए से बी की तरफ डाटा भेज रहे हैं, डाटा था हमारे पास 1 2 3 4, बी को 1 रिसीव हुआ, बी ने कंफर्मेशन का रिप्लाई भेजा कि मुझे 1 रिसीव हो गया। फिर बी को 2 रिसीव हुआ, बी ने रिप्लाई भेजा कि मुझे 2 रिसीव हो गया है। देन वो उसने रिप्लाई भेजा कि मुझे 3 रिसीव हो गया है। देन उसने रिप्लाई भेजा कि मुझे 4 रिसीव हो गया। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, और जहाँ पे रिप्लाई ना भेजा जाए उसको कहते हैं हम कनेक्शन लेस। तो ए इसने बी की तरफ डाटा अगर सेंड करना है तो ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज करते हुए डाटा को ट्रांसमिट करता है और इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन। दो किस्म के कनेक्शन, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और दूसरा क्या होता है कनेक्शन लेस। दूसरा काम हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि ये मेक श्योर करता है कि जो डाटा है उसको रिसीव कर लिया गया है इन राइट फॉर्मेट एंड राइट ऑर्डर। बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास काम होता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, ठीक है, रीअसेंबलिंग। और सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर डाटा जा रहा है 1 2 3 4 जाना था, इसको ये पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, इन सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है और फिर पहले फिर 1 को भेजता है, फिर 2 को भेजता है, फिर 3 को भेजता है, फिर 4 को भेजता है। ओके, और हर सेगमेंट को क्या करता है एक आइडेंटिटी असाइन कर देता है। इसको आइडेंटिटी 1 असाइन कर दी, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो जब रिसीवर को ये रिसीव होगा तो रिसीवर क्या देखेगा, क्या मुझे 1 रिसीव हो गया, फिर वो देखेगा क्या 2 रिसीव हो गया। अब रिसीवर को 3 रिसीव नहीं हुआ तो वो क्या उसको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर था वो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है हर जो सेगमेंट है इसको एक सीक्वेंस नंबर असाइन किया हुआ है। तो रिसीवर देखेगा कि कौन सा सीक्वेंस नंबर मुझे रिसीव नहीं हुआ। इसको 3 रिसीव नहीं हुआ, इसको 4 रिसीव हो गया। अब थोड़ी देर बाद जाके इसको दूसरा जो हमारे पास फ्रेगमेंट था वो रिसीव हो गया, इसको 3 रिसीव हो गया। तो ये क्या करेगा, रिसीवर को पता चलेगा कि ये सीक्वेंस खराब है क्योंकि जो सीक्वेंस नंबर इनको असाइन हुए हुए थे उसमें 3 पहले था, 4 बाद में आना था। तो ये क्या करेगा, उसको रीअसेंबल करेगा और इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ले आएगा और राइट ऑर्डर में ले आएगा, ठीक है। तो ये काम हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है कि हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और हमारे पास सेगमेंटेशन होती है, मतलब कि डाटा को थोड़े सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और रीअसेंबलिंग होती है। रीअसेंबलिंग का मतलब क्या है कि हर सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है। जब वो रिसीवर की तरफ जाता है तो रिसीवर देखता है कि कौन सा हमें सीक्वेंस रिसीव हुआ है और क्या चीज़ मिसिंग है। तो वो चीज़ मिसिंग होती है, अगर वो बाद में रिसीव हो जाए तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में और सीक्वेंस में ले आते हैं, ऑर्डर में ले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम हमारे पास नेटवर्क लेयर का है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा जा रहा है, ए टू बी के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, तो नेटवर्क लेयर में वो देखता है कि इसमें बेसिकली राउटर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। राउटर्स का काम होता है चूज करना ए और बी के दरमियान बेस्ट रूट, ठीक है, जहाँ से कम टाइम लगे उस रूट पे ये लेके जाता है। फॉर एग्जांपल ए से बी तक जाने के मल्टीपल रास्ते थे, डाटा ने मल्टीपल रास्तों से होकर गुजर सकता था, तो कौन सा रास्ता सबसे कम टाइम लेगा, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, वो राउटर डिसाइड करता है। राउटर अपने अंदर टेबल्स मेंटेन करता है, ठीक है, उन टेबल्स को यूज़ करते हुए ये कैलकुलेट कर लेता है कि सबसे कम टाइम किधर लगेगा।
तो नेटवर्क लेयर में बेसिकली राउटर्स का काम आता है और वो बेस्ट रूट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। बाकी आप इसको रीड कर लेना। डिसाइड्स विच फिजिकल पाथवे द डाटा शुड टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, द कम्युनिकेशन डिवाइस राउटर वर्क्स इन नेटवर्क लेयर। ये कौन सा फिजिकल पाथवे लिया जाए, कौन सा बेस्ट रूट होगा, वो राउटर की मदद से नेटवर्क लेयर में डिसाइड करता है। डाटा लिंक लेयर में अब हमारे पास आ जाते हैं स्विचेस, ठीक है। अब नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होती है ना, उनको कोई ना कोई फिजिकल एड्रेस दिया जाता है, जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। और मैक एड्रेस की मदद से आप किसी भी नेटवर्क में मौजूद किसी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी नेटवर्क को आपको स्विचेस की मदद ज़रूरत होती है। स्विचेस के अंदर मैक एड्रेसेस मेंटेन होते हैं। तो डाटा लिंक लेयर का काम यही है कि ये किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई कर ले यूनिकली। सेकेंडली, जो डाटा हमारे पास ट्रांसमिट हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट्स की तरफ, उसको ये क्या करता है, पैकेट्स में डिवाइड करता है और फिर देखता है कि क्या ये पैकेट्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में हैं या नहीं हैं। अगर प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं तो उसको फिर रिसीवर की तरफ भेज देते हैं। और फिजिकल लेयर बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए, अब डाटा ने ट्रांसमिट होना है सेंडर से रिसीवर की तरफ, सबसे नीचे फिजिकल लेयर है। तो फिजिकल लेयर बेसिकली वो हमें प्रोवाइड करता है क्या, एक फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। कोई केबल्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या वायरलेस डाटा वे में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हमें बेसिकली केबल्स और वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर से डाटा जा सके, ओके। यहाँ पे सिग्नलिंग का मतलब क्या है कि अब डाटा ने ट्रांसमिट होना है, समझे कि हमारे सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। तो फाइबर ऑप्टिक क्या होता है, ये क्या कैरी करता है, लाइट की फॉर्म में डाटा को कैरी करता है। तो हम सेंडर से जब डाटा रिसीवर की तरफ जा रहा है तो उसको लाइट में कन्वर्ट कर देगा, रिसीवर साइड पे दोबारा वो लाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डाटा में, ओके। तो ये हर लेयर का स्पेसिफिक काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, पहले एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हो जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर, फिर सेशन लेयर के ऊपर, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क लेयर पे जाएगा, डाटा लिंक पे जाएगा, फिजिकल पे जाएगा। फिजिकल से होता हुआ ये रिसीवर की तरफ चला जाएगा, फिर ये रिसीवर में लेयर 1 से लेयर 2 पे जाएगा, फिर लेयर 3 पे, फिर लेयर 4, फिर लेयर 5, फिर लेयर 6 और फिर लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर पे आ गया और रिसीवर डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर लेगा, उसको डाटा रिसीव हो जाएगा। सो इसको अच्छे से समझना, कोई इशू हुआ तो मुझसे प्लीज़ पूछना, लाजमी पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।